नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 12। सुमन के चले जाने के बाद पदम सिंह के हृदय में एक आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। मैंने अच्छा नहीं किया, ना मालूम वह कहाँ गई। अपने घर चली गई तो पूछना ही क्या, किंतु वह वहाँ कदापि न गई होगी। मरता क्या न करता, कहीं कुली डिपो वाली के जाल में फंस गई तो फिर छुटना मुश्किल है। यह दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना बाण चलाते हैं, कौन जाने कहीं उनसे भी घोरतर दुष्टाचारियों के हाथ में न पड़ जाए। साहसी पुरुष का कोई सहारा नहीं होता तो वह चोरी करता है, कायर पुरुष का कोई सहारा नहीं होता तो वह भीख मांगता है, लेकिन स्त्री का कोई सहारा नहीं होता तो वह लज्जाहीन हो जाती है। युवती का घर से निकलना मुंह से बात का निकलना है। मुझसे बड़ी भूल हुई, अब इस मर्यादा पालन से काम न चलेगा। वह डूब रही होगी, उसे बचाना चाहिए। वह गजाधर के घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगे, तैयार होकर घर से निकले, किंतु यह संशय लगा हुआ था कि कोई मुझे उसके दरवाजे पर देख न ले। मालूम नहीं गजाधर अपने मन में क्या समझे, कहीं उलझ पड़ा तो मुश्किल होगी। घर से बाहर निकल चुके थे, घर लौट पड़े और कपड़े उतार दिए। जब वह 10 बजे भोजन करने गए तो सुभद्रा ने तेवर बदल कर कहा, या आज सवेरे सुमन के पीछे क्यों पड़ गए? निकालना ही था तो एक ढंग से निकालते। उस बुढ़े चीतन को भेज दिया, उसने उल्टी सीधे जो कुछ मुंह में आई कही। बेचारी ने जीभ तक नहीं हिलाई, चुपचाप चली गई। मारे लाज के मैंने सिर न उठाया। मुझसे आकर कहते, मैं समझा देती, कोई गवारिन तो थी नहीं, अपनी सुविधा करके चली जाती। यह सब तो कुछ न हुआ, बस नादिर शाही हुक्म दे दिया। बदनामी का इतना डर, वह अगर लौट कर घर न गई तो क्या कुछ कम बदनामी होगी? कौन जाने कहाँ जाएगी, इसका दोष किस पर होगा? सुभद्रा भरी बैठी थी, उबल पड़ी। पदम सिंह अपना अपराध स्वीकार करने वाले अपराधी की भांति सिर झुकाए सुनते रहे। जो विचार उनके मन में थे वे सुभद्रा की जीभ पर थे। चुपचाप भोजन किया और कचहरी चले गए। आज उस जलसे के बाद तीसरा दिन था। पहले शर्मा जी को कचहरी के लोग एक चरित्रवान मनुष्य समझते थे और उनका आदर करते थे, किंतु इधर 3-4 दिनों से जब अन्य वकीलों को अवकाश मिलता है तो वह शर्मा जी के पास आकर बैठ जाते और उनसे राग रंग की चर्चा करने लगते। शर्मा जी, सुना है आज लखनऊ से कोई बाई जी आई है, उसके गाने की बड़ी प्रशंसा है, उनका मुजरा न कराइएगा। अजी शर्मा जी, सुना आपने, आपकी भोली बाई पर सेठ चिमन लाल पेतरा रीझे हुए हैं। कोई कहता, भाई साहब कल गंगा स्नान है, घाट पर बड़ी बहार रहेगी, क्यों न एक पार्टी कर दीजिए, सरस्वती को बुला लीजिएगा। गाती तो बहुत अच्छा नहीं, मगर यौवन में अद्वितीय है। शर्मा जी को इन चर्चाओं से घृणा होती है। वह सोचते, क्या मैं वेश्याओं का दलाल हूँ जो मुझसे लोग इस प्रकार बातें करते हैं? कचहरी के कर्मचारियों के व्यवहार में जो शर्मा जी को एक विशेष अंतर दिखाई देता था। उन्हें जब छुट्टी मिलती, सिगरेट पीते हुए आकर शर्मा जी के पास बैठ जाते और इसी प्रकार चर्चा करने लगते। यहाँ तक कि शर्मा जी किसी बहाने से उठ जाते और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए घंटों किसी वृक्ष के नीचे छिप कर बैठे रहते। वह उस अशुभ मुहूर्त को कोसते जब उन्होंने जलसा किया था। आज भी वह कचहरी में ज्यादा न ठहर सके। इन्हीं घृणित चर्चाओं से उकता कर 2 ही बजे लौट आए। जो ही द्वार पर पहुंचे, सदन ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। शर्मा जी आश्चर्य से बोले, अरे सदन, तुम कब आए? सदन, इसी गाड़ी से आया। पदम, घर पर तो सब कुशल है? सदन, जी हाँ, सब लोग अच्छी तरह हैं। पदम, कब चले थे? इसी 1 बजे वाली गाड़ी से? सदन, जी नहीं, चला तो था 9 बजे रात को, किंतु गाड़ी में सो गया और मुगल सराय पहुंच गया। उधर से 12 बजे वाली डाक से आया हूँ। पदम, वाह, अच्छे रहे। कुछ भोजन किया? सदन, जी हाँ, कर चुका हूँ। पदम, मैं तो अब की होली में न जा सका, भाभी कुछ कहती थी। सदन, आपकी राह लोग 2 दिन तक देखते रहे। दादा 2 दिन पालकी लेकर गए, अम्मा रोती थी, मेरा जी न लगता था, रात को उठकर चला आया, राजी न हुई। शर्मा, तब तो वह लोग घबराते होंगे, ऐसा ही था तो किसी को साथ ले लेते। खैर अच्छा हुआ, मेरा जी भी तुम्हें देखने को लगा था, अब आ गए तो किसी मदरसे में नाम लिखवाओ। सदन, जी हाँ, यही तो मेरा भी विचार है। शर्मा जी ने मदन सिंह के नाम तार दे दिया। घबराइए मत, सदन यहीं आ गया है, उसका नाम किसी स्कूल में लिखा दिया जाएगा।
तार देकर सदन से गांव घर की बातें करने लगे। कोई कुर्मी, कहार, लोहार, चमार ऐसा न बचा जिसके संबंध में शर्मा जी कुछ न कुछ पूछा न हो। ग्रामीण जीवन में एक प्रकार की ममता होती है जो नागरिक जीवन में नहीं पाई जाती। एक प्रकार का स्नेह बंधन होता है जो सब प्राणियों को, चाहे छोटे हो या बड़े, बांधे रहता है। संध्या हो गई। शर्मा जी सदन के साथ सैर को निकले, किंतु बेनी बाग या क्वींस पार्क की ओर न जाकर दुर्गा कुंड और कान्हा जी की धर्मशाला की ओर गए। उनका चित्त चिंताग्रस्त हो रहा था, जैसे आंखें इधर उधर सुमन को खोजती फिरती थी। मन में निश्चय कर लिया कि जब वह मिल जाए तो कदापि न जाने दूं, चाहे कितनी ही बदनामी हो। यही न होगा कि उसका पति मुझ पर दावा करेगा। सुमन की इच्छा होगी, चली जाएगी। चलूं गजाधर के पास, समय है वह घर आ गई हो। वह विचार आते ही वह घर लौटे। कई मुवक्किल उनकी बाट जो रहे थे। उनके कागज पत्र देखे, किंतु मन दूसरी ओर था। जो ही इनसे छुट्टी हुई वह गजाधर के घर चले, किंतु इधर उधर ताकते जाते थे कि कहीं कोई दिख न रहा हो, कोई साध न आता हो। इस ढंग से चले जाते थे मानो कोई प्रयोजन नहीं। गजाधर के द्वार पहुँचे। वह अभी दुकान से लौटा था। आज उसे दोपहर ही को खबर मिली थी कि शर्मा जी ने सुमन को घर से निकाल दिया। इस पर भी उसको यह संदेह हो रहा था कि कहीं इस बहाने से उसे छिपा न दिया हो। लेकिन इस समय शर्मा जी को अपने द्वार पर देखकर वह उनका सत्कार करने के लिए विवश हो गया। खाट पर से उठकर उन्हें नमस्कार किया। शर्मा जी रुक गए और निश्चेष्ट भाव से बोले, क्यों पांडे जी, महाराजिन घर आ गई ना? गजाधर का संदेह हटा। बोला, जी नहीं, जब से आपके घर से गई तब से उसका कुछ पता नहीं। शर्मा, आपने कुछ इधर उधर पूछताछ नहीं की? आखिर यह बात क्या हुई जो आप उनसे इतने नाराज हो गए? गजाधर, महाशय, मेरे निकालने का तो एक बहाना था। असल में वह निकलना चाहती ही थी। पास पड़ोस की दुष्टाओं ने उसे बिगाड़ दिया था। इधर महीनों से वह अनमनी सी रहती थी। होली के दिन 1 बजे रात को घर आई। मुझे संदेह हुआ, मैंने डांट डपट की, घर से निकल खड़ी। शर्मा, लेकिन आप उसे घर लाना चाहते तो मेरे यहाँ से ला सकते थे। इसके बदले आपने मुझको बदनाम करना शुरू किया। तो भाई, अपनी बदनामी कौन चाहता है? मैंने उसे अपने घर से अलग कर दिया। बताओ, और मैं क्या करता? अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। इस मामले में मेरा इतना ही अपराध था कि वह होली वाले जलसे मेरे यहाँ रही। यदि मुझे मालूम होता कि अपराध है तो वह होली वाले जलसे का यह परिणाम होगा, तो या तो जलसा ही न करता या उसे अपने घर आने न देता। इतने ही अपराध के लिए आपने सारे शहर में मेरा नाम बेच डाला। गजाधर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, महाशय, इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहे थे। मैं गवार मूर्ख ठहरा। जिसने जो बातें सुना दी मान गया। वह जो बैंक घर के बाबू हैं, भला सा नाम है, विट्ठल दास, मैं उन्हीं के चकमे में आ गया। होली के 1 दिन पहले वह हमारी दुकान पर आए थे। कुछ कपड़ा लिया और मुझे अलग से चाहकर आपके बारे में अब क्या कहूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे भ्रम हो गया। मैं उन्हें भला आदमी समझता था। सारे शहर में दूसरों के साथ भलाई करने के लिए उपदेश करते फिरते। ऐसी धर्मात्मा आदमी कोई बात कहता है तो उस पर विश्वास आ जाता है। मालूम नहीं उन्हें आपसे क्या बैठ था, और मेरी तो उन्होंने घर ही बिगाड़ दिया। यह कहकर गजाधर फिर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, सरकार, इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहे दे। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा कि मानो किसी ने लोहे की छड़ लाल करके उनके हृदय में चुभा दी, किंतु पीछे से सुई की नोक भी उनकी सहन शक्ति से बाहर थी। विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। शर्मा जी उनकी इज्जत करते थे। आपस में बहुधा मतभेद होने पर भी वह उनके पवित्र उद्देश्यों का आदर करते थे। ऐसा व्यक्ति जानबूझकर जब किसी पर कीचड़ फेंके तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध विचार रखते हुए भी वह क्रूर है। शर्मा जी समझ गए कि होली के जलसे के प्रस्ताव से नाराज होकर विट्ठल दास ने यह आग लगाई। केवल मेरा अपमान करने के लिए, जनता की दृष्टि में गिराने के लिए मुझ पर यह दोषारोपण किया है। क्रोध से कांपते हुए बोले, तुम उनके मुंह पर कहोगे? गजाधर, हाँ, सांच को क्या आँच। चलिए अभी मैं उनके सामने कह दूं। मजाल है कि वो इनकार कर जाए।
क्रोध के आवेग में शर्मा जी चलने को प्रस्तुत हो गए, किंतु इतनी देर में आंधी का वेग कुछ कम हो चला था। संभल गए, इस समय वहां जाने से बात बढ़ जाएगी। यह सोचकर गजाधर से बोले, अच्छी बात है, जब बुलाऊं तो चले आना, मगर निश्चित मत बैठो, महाराजिन को खोज में रहो, समय बुरा है, जो खर्च की जरूरत हो वह मुझसे लो। यह कहकर शर्मा जी घर चले गए। विट्ठल दास की गुप्त छुरी के आघात से उन्हें निस्तेज बना दिया था। वह यही समझते थे कि विट्ठल दास ने केवल द्वेष के कारण यह षड्यंत्र रचा है। यह विचार शर्मा जी के ध्यान में भी न आया कि संभव है उन्होंने जो कुछ कहा हो वह शुभ चिंताओं से प्रेरित होकर हो और उस पर विश्वास करते हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 12। धन्यवाद।